नमस्कार। इंजीनियरिंग विषयों में रुचि बनाने और विषय समझ को मजबूत बनाने के लिए श्रीदेवी क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आज हम हमारे विषय इलेक्ट्रिक सर्किट थ्योरी में एक नई वीडियो में बात करते हैं सीरीज रिजोनेंस की, और हम समझेंगे कि किस तरह से इंडक्टर और कैपेसिटर अपनी रिएक्टिव एनर्जी के पल्सेशन को लोकली इक्वेट करके और ऑसिलेशन को सेल्फ सस्टेनिंग बना लेते हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। एक सीरीज आरएलसी सर्किट को जब अल्टरनेटिंग सोर्स वोल्टेज से एक्साइट करते हैं तो सोर्स के किसी एक सप्लाई फ्रीक्वेंसी पे इंडक्टर का इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटर का कैपेसिटिव रिएक्टेंस बराबर हो जाते हैं, और ऐसी स्थिति में रिएक्टिव एलिमेंट एल और सी की प्रेजेंस के बावजूद भी ये सीरीज आरएलसी सर्किट एक प्योर रेजिस्टिव सर्किट जैसा बिहेव करता है, और इसी स्थिति को हम रेजोनेंस या अनुनाद कहते हैं। अनुनाद को हम यूं समझ सकते हैं कि परिपथ का कैपेसिटिव रिएक्टेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस इक्वल है, धारतीय प्रतिघात और प्रेरणिक प्रतिघात बराबर है, और शुद्ध प्रतिघात नेट रिएक्टेंस 0 हो गया है। ऐसी स्थिति में सर्किट का इंपीडेंस और सर्किट के रेजिस्टेंस इक्वल हो गए हैं, और ये इंपीडेंस की मिनिमम वैल्यू हो गई है। और सर्किट में जो सामान्यतः एसी सर्किट में करंट V/Z होता है, वोल्टेज में इंपीडेंस का भाग देना होता है, यहां ये V/R करंट हो जाएगा, और करंट का मान इस सर्किट में रिजोनेंस की स्थिति में अधिकतम हो जाएगा। एक प्योर रेजिस्टिव सर्किट में करंट और वोल्टेज आपस में सेम फेज में आ जाएगी, और ऐसी स्थिति में सर्किट का पावर फैक्टर मैक्सिमम यूनिटी हो जाएगा। यहां हमने 6 जो रिलेशन रखे हैं वो वस्तुतः 6 रिलेशन नहीं है, एक ही स्थिति को 6 अलग अलग तरीकों से हमने व्यक्त किया है कि रिजोनेंस के समय इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस इक्वल है, नेट रिएक्टेंस 0 हो गया है, इंपीडेंस रेजिस्टेंस के बराबर है, और सर्किट का करंट V/Z की बजाय V/R है, और इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस होने के बावजूद भी करंट और वोल्टेज सेम फेज में है और पावर फैक्टर यूनिटी है। इस समय सर्किट का नेट रिएक्टेंस, इंपीडेंस और करंट और वोल्टेज का फेज डिफरेंस अपनी मिनिमम वैल्यू पर आ गया है। नेट रिएक्टेंस मिनिमम 0 हो गया है, सर्किट का इंपीडेंस मिनिमम रेजिस्टेंस के बराबर हो गया है, और करंट और वोल्टेज आपस में सेम फेज में आ गए हैं, फेज डिफरेंस 0 हो गया है, और सर्किट में करंट और पावर फैक्टर मैक्सिमम हो गए हैं। करंट V/Z की बजाय V/R है, और पावर फैक्टर यूनिटी है। एक सरल रूप यह हो सकता है कि ये L और C अपनी रिएक्टिव एनर्जी को लोकल ऑसिलेट कर रही हैं, और वस्तुतः शॉर्ट सर्किट जैसा बिहेव कर रहे हैं, और सर्किट का इंपीडेंस सिर्फ R रह गया है। जरा रेजोनेंस को और समझते हैं। एक सीरीज आरएलसी सर्किट में सोर्स वोल्टेज की जिस फ्रीक्वेंसी पे इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस इक्वल होते हैं, उस फ्रीक्वेंसी को हम रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कहते हैं, और इसे हम यहाँ ω/R से अगर डिनोट करें तो रेजोनेंस की कंडीशन है कि इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस इक्वल है, तो इंडक्टिव रिएक्टेंस XL ω/L, कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC 1/ωc के अगर हम बराबर रखते हैं और रीअरेंज करते हैं तो हम पाते हैं कि रेजोनेंस एंगुलर फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर 1/LC के बराबर है, और अगर वर्गमूल लें तो हमारा सूत्र आ गया है कि रेजोनेंस एंगुलर फ्रीक्वेंसी 1/√LC है। अगर हम इस फ्रीक्वेंसी को रेडियन पर सेकंड ओमेगा यूनिट की बजाय 1/√LC की बजाय हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी में अगर पढ़ना चाहें तो हमें पता है कि ओमेगा 2πf होता है, तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में 1/2π√LC ये सूत्र हो गया है। और इस सूत्र में साफ समझ आ रही है कि जो अनुनादी आवृत्ति है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है, वो सर्किट के रेजिस्टेंस या सप्लाई वोल्टेज पे डिपेंड नहीं करती। उसकी वैल्यू सर्किट में इंडक्टेंस हेनरी में कितना है और कैपेसिटेंस फैराड में कितना है उस पर तय हो रहा है। एक न्यूमेरिकल करते हैं तो चीजें और समझ में आएगी कि एक हमारे सर्किट में सेल्फ इंडक्टेंस 750 मिली हेनरी है, और एक 47 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर हमने सीरीज में अगर लगाया गया है, तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में हमें निकालनी है। हमने देखा कि जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है वो है 1/2π√LC। मिली हेनरी को हेनरी में लिख लिया 0.75 हेनरी, और इस 47 माइक्रोफैराड को भी मैं अगर डेसिमल में लिख लेता हूं और गणना करता हूं तो ये 26.8 हर्ट्ज आ जाती है। ऐसे किसी रेजोनेंस फार्मूले से अगर किसी सर्किट को एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे रेजोनेंट करना है, और हमें सर्किट में इंडक्टेंस दिया हुआ है तो कैपेसिटेंस, और कैपेसिटेंस दिया हुआ है तो इंडक्टेंस की भी हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। कुछ न्यूमेरिकल्स का अभ्यास कीजिएगा। मान लेते हैं कि हमारे सीरीज आरएलसी सर्किट में रेजिस्टेंस 30 ओम है, और इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस दोनों के मान 100 ओम है। 30 वोल्ट की सप्लाई से जोड़ दिया है। अगर इसका इंपीडेंस ट्रायंगल बनाया जाए तो रेजिस्टेंस को रियल एक्सिस पे हॉरिजॉन्टल 30 ओम वैल्यू का बना दिया गया है। इंडक्टिव रिएक्टेंस प्लस जे टाइप इमेजनरी होता है, उसे यहां लाल रेखा से इंकित कर दिया है, और कैपेसिटिव रिएक्टेंस माइनस जे टाइप, इसे इस हरी रेखा से जोड़ दिया है। जो टोटल इंपीडेंस है वो R, XL और XC का वेक्टर सम
कम होगा। और इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस आप देखिए यहाँ चित्र में मान में बराबर है 100 ओम 100 ओम और दिशा में विपरीत है तो ये शून्य हो जाएंगे। अगर ये आइडियल इंडक्टर हो, इसमें कोई वाइंडिंग रेजिस्टेंस नहीं हो, और ये आइडियल कैपेसिटर हो, इसमें कोई लीकेज रेजिस्टेंस नहीं हो, तो ये जो कॉम्बिनेशन है एल और सी का वो वर्चुअली शॉर्ट सर्किट जैसा बिहेव करेगा और सर्किट का रेजिस्टेंस ही इंपीडेंस हो जाएगा। और ऐसी स्थिति में जब हम वोल्टेज लगाएंगे तो रेजिस्टेंस की वोल्टेज आर की रेखा में और एल की वोल्टेज एक्सएल की दिशा में और सी की वोल्टेज एक्सी की दिशा में आ जाएगी। और परिपथ में क्योंकि इंपीडेंस आर है, वोल्टेज 30 वोल्ट है, रेजिस्टेंस भी 30 ओम है, तो करंट 1 एम्पियर हो जाएगा। और 1 एम्पियर करंट के कारण यहाँ 30 वोल्ट आर की वोल्टेज और एक्सएल और एक्सी की वोल्टेज कहने को तो 100 वोल्ट है, सप्लाई वोल्टेज से इंडिविजुअली एल की वोल्टेज भी ज्यादा है, सी की वोल्टेज भी ज्यादा है, लेकिन इन दोनों की टोटल वोल्टेज 0 हो गई है। और एक बहुत खूबसूरत बात है कि आर की वोल्टेज सप्लाई वोल्टेज के बराबर है और एल की वोल्टेज और सी की वोल्टेज आपस में बराबर है। यहाँ दो वोल्टेजेस के समूह आपस में बराबर हैं, लेकिन ये एल की वोल्टेज और सी की वोल्टेज विपरीत कला में है और आर की वोल्टेज और सप्लाई वोल्टेज सेम वोल्टेज में है। यहाँ वोल्टेज की आर की वोल्टेज का सप्लाई वोल्टेज से बराबर हो जाना, एल और सी की वोल्टेज का आपस में बराबर होना, इस परिपथ को सीरीज आरएलसी सर्किट को वोल्टेज रेजोनेंस सर्किट बना देता है। ऐसी कुछ परिस्थिति पैरेलल आरएलसी सर्किट में करंट के साथ होती है, तो पैरेलल सर्किट्स को हम करंट रेजोनेंस सर्किट कहते हैं और सीरीज आरएलसी सर्किट को हम वोल्टेज रेजोनेंस सर्किट कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि कोई आरएलसी सर्किट में अगर अनुनाद नहीं होता तो एल और सी में जो वोल्टेज आती है वो बराबर नहीं होने के कारण एक नेट वोल्टेज दोनों के अंतर के बराबर या इस एलसी कॉम्बिनेशन के अक्रॉस रहती है। लेकिन अनुनाद के समय एक्सएल और एक्सी बराबर है, वीएल और वीसी बराबर है, तो ये जो एलसी कॉम्बिनेशन है नेट रूप में एक शॉर्ट सर्किट जैसा बिहेव कर रहा है। और इसका कारण ये है कि यहां ये जो दो इंडक्टिव और कैपेसिटिव रिएक्टिव एलिमेंट है वो अपनी रिएक्टिव एनर्जीज को एक दूसरे को पल्सेट करते हैं बिल्कुल इक्वल और ऑपोजिट तरीके से, कि एक एनर्जी रिलीज करता है और दूसरा उसी समय उतनी ही एनर्जी को स्टोर कर लेता है। और ये एक दूसरे के रिएक्टिव एनर्जी का पल्सेशन सेल्फ सस्टेनिंग है और इसे किसी सप्लाई सपोर्ट की जरूरत नहीं है। तो हमारी जो सर्किट की वोल्टेज है उसके लिए इंपीडेंस सिर्फ सर्किट का रेजिस्टेंस हो जाता है। समझते हैं कि हमारे सर्किट में ये जो रिएक्टिव एलिमेंट एल और सी है उनकी नेचर करंट वोल्टेज रिलेशनशिप और एनर्जी स्टोर करने की जो प्रवृत्तियां हैं उनमें क्या फर्क है। और एल और सी अगर एक साथ होते हैं तो नेट रिएक्टेंस लगाते समय दोनों एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट क्यों हो जाते हैं। कल्पना करें कि हमारे सर्किट में जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है उसका मान अधिक है और कैपेसिटिव रिएक्टेंस का मान कम है। यहां ये रेड वेव सर्किट का करंट है और हमें पता है कि एक इंडक्टिव रिएक्टेंस में वोल्टेज करंट से 90 डिग्री आगे होती है और करंट 90 डिग्री कला में पीछे होता है। तो आप देखिए कि वोल्टेज का पीक समय में पहले आ रहा है और करंट का पीक उससे 90 डिग्री बाद में आ रहा है। अगर किसी लोड इंपीडेंस की पॉजिटिव वोल्टेज सिरे पे, मान लेते हैं ये नीले तीर का सिरा पॉजिटिव वोल्टेज पोलैरिटी है और करंट अगर इसमें एंटर हो तो ऐसे करंट को हम पॉजिटिव डायरेक्शन का करंट मानते हैं। तो आप इस वोल्टेज की एक पूरी साइकिल में करंट को अगर आप देखें तो इसके हम 4 बराबर क्वाड्रेचर हिस्से बना सकते हैं और आप देखेंगे कि पहले क्वाड्रेचर ए में जब इस पॉजिटिव एंड की वोल्टेज पे करंट की डायरेक्शन देखें तो वो लोड से बाहर जाती हुई है। जैसे यहां इस चित्र में दिख रहा है कि इस वोल्टेज की पॉजिटिव पोलैरिटी में मेरा करंट पॉजिटिव एंड से बाहर जा रहा है, तो वोल्टेज तो पहले क्वाड्रेचर में पॉजिटिव है और करंट नेगेटिव है। और ऐसी स्थिति में जो इंस्टेंटेनियस पावर है वोल्टेज और करंट का प्रोडक्ट वो नेगेटिव कहलाएगी और हम कह सकते हैं कि इंडक्टर अपनी स्टोर्ड एनर्जी को करंट से जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, करंट के घटने और मैग्नेटिक फील्ड के कमजोर होने से अपनी स्टोर्ड एनर्जी को रिलीज कर रहा है। दूसरा क्वाड्रेचर अंश बी देखते हैं और अब आप देखिए कि इंडक्टर के इस पॉजिटिव सिरे पे करंट अंदर आ रहा है, यानी यहां बी सीरीज में जब वोल्टेज की इस पॉजिटिव पोलैरिटी पे हम करंट को देख रहे हैं तो वो करंट एंटर हो रही है। दोनों वोल्टेज और करंट पॉजिटिव होने से इंस्टेंटेनियस पावर पॉजिटिव है और सोर्स से इंडक्टर एनर्जी लेके और करंट से बनने वाले अपने मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज कर रहा है और यहां मैक्सिमम करंट पे लगातार उसने एनर्जी लेके अपनी स्टोर्ड एनर्जी को मैक्सिमम कर लेना है। अब अगले क्वाड्रेचर में आप देखिएगा कि करंट तो पॉजिटिव रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड उसी डायरेक्शन में डिक्रीज होगा और वोल्टेज डिक्रीजिंग करंट पे इंडक्टर की पोलैरिटी बदल लेगी और ऐसी स्थिति में इंडक्टर अपनी एनर्जी को रिलीज करेगा। तो जो आइडियल इंडक्टर होते हैं वो जितनी एनर्जी करंट के इंक्रीज के समय स्टोर करेंगे उतनी एनर्जी करंट के डिक्रीज होते समय रिलीज कर देंगे। अभी यही बात कैपेसिटर के लिए समझ सकते हैं। एक कैपेसिटर में करंट जो यहाँ लाल वेव में दिखाया गया है वो उसकी वोल्टेज से जो यहाँ मैजेंटा वेव बना रही है उससे 90
डिग्री आगे रहता है, करंट वोल्टेज से फेज में 90 डिग्री आगे है कैपेसिटर का। तो आप देखिए कि करंट का पीक पहले आएगा और कैपेसिटर के वोल्टेज का पीक बाद में आएगा। एक आइडियल इंडक्टर में जब वोल्टेज करंट से 90 डिग्री आगे थी और कैपेसिटर में वोल्टेज करंट से 90 डिग्री पीछे थी, तो आप देखेंगे कि इंडक्टर की वोल्टेज और कैपेसिटर की वोल्टेज एक दूसरे की विपरीत कला में आ जाएगी और हर इंस्टेंट में जब एक पॉजिटिव है तो दूसरी नेगेटिव है। आधी साइकिल के बाद जब वोल्टेज की पोलैरिटी बदल गई है इंडक्टर में, तो कैपेसिटर की भी उसी समय पोलैरिटी बदल गई है। और एक बार फिर देखिए, अगर कैपेसिटर की वोल्टेज पॉजिटिव है तो इंडक्टर की वोल्टेज नेगेटिव है, तो ये दोनों एक दूसरे से हमेशा घटेगी, जैसा कि हमने फेजर डायग्राम में भी दिखाया था। और वेव्स की बजाय फेजर डायग्राम बनाने में और समझने समझाने में आसान होते हैं, तो एक बार जो हम यहाँ वेव के साथ जो समझ बना लेंगे वो फेजर डायग्राम में भी हमें उतनी अच्छी समझ में आने लगेगी सरलता से। आइडियल इंडक्टर और कैपेसिटर वाले सीरीज सर्किट में करंट तो दोनों की कॉमन होगी, और जो 90 डिग्री का फेज डिफरेंस है, जब इंडक्टर की वोल्टेज करंट से लीड करेगी और कैपेसिटर की वोल्टेज लैग करेगी, तो दोनों वोल्टेज जब आपस में आउट ऑफ फेज है, तो आप देखेंगे कि इन 4 क्वाड्रेचर में किसी एक क्वाड्रेचर में करंट और वोल्टेज का प्रोडक्ट अगर पॉजिटिव पावर बनाएगा तो दूसरे का वोल्टेज और करंट का प्रोडक्ट नेगेटिव पावर बनाएगा। पॉजिटिव पावर का अर्थ है कि रिएक्टिव एलिमेंट एनर्जी को स्टोर कर रहा है, और नेगेटिव पावर का मतलब है रिएक्टिव एलिमेंट अपनी स्टोर्ड एनर्जी को रिलीज कर रहा है। जैसे इस पहले क्वाड्रेचर में हमने देखा, नेगेटिव करंट के साथ इंडक्टर की वोल्टेज पॉजिटिव पोलैरिटी के साथ नेगेटिव पावर प्रोडक्ट बना रही है, और घटते करंट के साथ इंडक्टर अपनी एनर्जी रिलीज कर रहा है। लेकिन इसी दौरान कैपेसिटर की वोल्टेज करंट के साथ एक पॉजिटिव पावर बना रही है, और कैपेसिटर अपनी वोल्टेज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है प्लेटों के बीच में डाइलेक्ट्रिक में, उसमें एनर्जी को बढ़ती वोल्टेज के साथ स्टोर करेगा। आप देख रहे हैं कि इंडक्टर एनर्जी रिलीज कर रहा है और कैपेसिटर एनर्जी स्टोर कर रहा है, और ये चारों क्वाड्रेचर में होगा कि एक एलिमेंट एनर्जी स्टोर कर रहा होगा और दूसरा रिलीज कर रहा होगा, तो दोनों की जो नेट रिएक्टिव एनर्जी है वो डिफरेंस हो जाएगी। हमने यहाँ एक ऐसा सर्किट लिया है जिसमें इंडक्टिव रिएक्टेंस कैपेसिटिव रिएक्टेंस से ज्यादा है, तो इंडक्टर की वोल्टेज और करंट का प्रोडक्ट कैपेसिटर की वोल्टेज और करंट के प्रोडक्ट से हमेशा ज्यादा है, और दोनों ऑपोजिट है, तो जो नेट रिएक्टिव एनर्जी है वो इंडक्टिव नेचर की हो जाएगी और डिफरेंस के बराबर हो जाएगी। अब जरा रिजोनेंस की स्थिति देखते हैं। एक सीरीज आरएलसी सर्किट में अनुनाद के समय इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस इक्वल है। ये जो उभयनिष्ठ लाल वेव में दिखाया गया करंट से इंडक्टर की वोल्टेज कला में 90 डिग्री आगे रहेगी और कैपेसिटर की वोल्टेज करंट से 90 डिग्री कला में पीछे रहेगी। और आप देखेंगे कि दोनों वोल्टेज आपस में विपरीत कला में, और हर क्षण में दोनों के पॉजिटिव और नेगेटिव मैग्नीट्यूड इक्वल है। तो हर क्षण पे एल और सी की जो नेट वोल्टेज है वो यहाँ हरी रेखा में दिख रही है, 0 है। यानी एल और सी का ये जो सीरीज कॉम्बिनेशन है वो एक शॉर्ट सर्किट के जैसे बिहेव करेगा, और इनकी ये जो टोटल वोल्टेज है यहाँ ए और बी के बीच में वो हमेशा 0 वोल्ट होगी। यहाँ इस वेव डायग्राम में इंस्टेंटेनियस मैग्नीट्यूड के इक्वल और ऑपोजिट वेव्स में दिखना, और फेजर डायग्राम में वीएल और वीसी का फेजर ऑपोजिट फेज में इक्वल मैग्नीट्यूड का दिखकर टोटल वोल्टेज एल और सी की 0 होना, एक जैसी बातें हैं। वेव से समझना और समझाना, प्रदर्शन करना थोड़ा जटिल है, और फेजर डायग्राम बनाना और उससे बातें समझाना ज्यादा सरल है। तो हम आगे फेजर डायग्राम से ही सारी बातें समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन एक बार यहाँ चारों क्वाड्रेचर में कैसे एल और सी अपनी रिएक्टिव एनर्जी के पल्सेशन लोकली सेल्फ सस्टेनिंग कर रहे हैं, और सप्लाई को एल और सी होने के बावजूद भी शॉर्ट सर्किट जैसा बिहेव कर रहे हैं, और सर्किट में सिर्फ रेजिस्टेंस से ही नेट इंपीडेंस हो गया, उसे समझते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेचर में जो ए से हमने प्रदर्शित किया है, सर्किट का करंट नेगेटिव है, इंडक्टर की वोल्टेज पॉजिटिव है और कैपेसिटर की वोल्टेज नेगेटिव है। तो आपके फर्स्ट क्वाड्रेचर में यहां हमने चित्र बनाया हुआ है। इस पॉजिटिव पोलैरिटी के साथ इंडक्टर की वोल्टेज तो पॉजिटिव है और कैपेसिटर की वोल्टेज की पोलैरिटी उल्टी है, और ये हमारी करंट की डायरेक्शंस है। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये जो इंडक्टर है वो तो अपनी एनर्जी को रिलीज कर रहा है और कैपेसिटर इस एनर्जी को ले रहा है। तो सर्किट में करंट कम होने से मैग्नेटिक फील्ड कम हो रहा है, और कैपेसिटर में वोल्टेज बढ़ने से इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टोर्ड एनर्जी बढ़ रही है, और दोनों एक्सएल और एक्सी के मान जब बराबर है तो आप पाएंगे कि हर क्षण पे जितनी इंडक्टर एनर्जी रिलीज करेगा कैपेसिटर उतनी एनर्जी ले लेगा। अब जरा दूसरा क्वाड्रेचर समझिए। दूसरे क्वाड्रेचर में करंट की डायरेक्शंस बदल गई है और करंट पॉजिटिव हो गया है। इंडक्टर की वोल्टेज अब पॉजिटिव है लेकिन डिक्रीज होगी, और कैपेसिटर की वोल्टेज नेगेटिव है लेकिन वो भी डिक्रीज होगी। और ऐसी स्थिति में आप देखेंगे कि इंडक्टर में पावर पॉजिटिव है, अर्थात इंडक्टर एनर्जी को स्टोर करेगा बढ़ते करंट के साथ बनने वाले मैग्नेटिक फील्ड में, और कैपेसिटर की पावर नेगेटिव है, तो कैपेसिटर एनर्जी को अपनी घटती वोल्टेज के साथ रिलीज करेगा। और बड़ी खूबसूरत बात है, यहां देखिए आप, इस करंट के साथ कैपेसिटर की पावर और एनर्जी नेगेटिव फ्लो हो रही है और
इंडक्टर में पॉजिटिव फ्लो हो रही है और हर क्षण कैपेसिटर जितनी एनर्जी रिलीज करेगा उतनी ही इंडक्टर स्टोर कर लेगा। तो जो नेट रिएक्टिव एनर्जी का ट्रांसफर है वो जीरो होगा और ये दोनों लोकल सेल्फ सस्टेनिंग एनर्जी पल्सेशंस कर लेंगे। और यही बात हम तीसरे क्वाड्रेचर और चौथे क्वाड्रेचर के लिए समझ सकते हैं। रेजोनेंस अनुनाद को समझने का सबसे बेहतरीन तरीका रेजोनेंस कर्व अनुनादी वक्र को समझना है, जो एक सीरीज आरएलसी सर्किट में फिक्स वोल्टेज मैग्नीट्यूड की एक सप्लाई की अगर फ्रीक्वेंसी बदलते हैं तो सर्किट के करंट के बिहेवियर को समझता है। और हम जानेंगे कि हमारे ये जो इंडक्टर है और कैपेसिटर है इनके रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस एल का और कैपेसिटिव रिएक्टेंस सी का, इनकी फ्रीक्वेंसी के साथ अलग तरह की रिलेशन है और दोनों जब साथ होते हैं तो ये रिलेशन वेरिएबल फ्रीक्वेंसी में किस तरह से कार्य करती है उसे समझते हैं। एक इंडक्टर का इंडक्टिव रिएक्टेंस फ्रीक्वेंसी के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है और इंडक्टिव रिएक्टेंस और फ्रीक्वेंसी के बीच में एक लीनियर स्ट्रेट लाइन रिलेशनशिप है। जीरो फ्रीक्वेंसी या डीसी एक्साइटेशन पे इंडक्टिव रिएक्टेंस का मान शून्य हो जाएगा और वो शॉर्ट सर्किट जैसे बिहेव करेगा और फ्रीक्वेंसी बढ़ने पे वो लीनियरली बढ़ेगा और बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसीज पे ये बहुत ज्यादा हो जाएगा। वहीं एक कैपेसिटर का कैपेसिटिव रिएक्टेंस फ्रीक्वेंसी का इनवर्स प्रोपोर्शनल है। डीसी जीरो फ्रीक्वेंसी के लिए कैपेसिटिव रिएक्टेंस की वैल्यू इनफाइनाइट होगी और फ्रीक्वेंसी बढ़ने पे ये इनवर्स रिलेशन के साथ रेक्टेंगल हाइपरबोला कर्व बनाता हुआ घटेगा और बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी पे कैपेसिटिव रिएक्टेंस की वैल्यू काफी कम हो जाएगी और इनफाइनाइट फ्रीक्वेंसी पे कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट जैसा बिहेव करेगा। तो एक इंडक्टिव रिएक्टेंस जीरो डीसी सब फ्रीक्वेंसी पे शॉर्ट सर्किट है और एक कैपेसिटिव रिएक्टेंस इनफाइनाइट फ्रीक्वेंसी पे शॉर्ट सर्किट है और वहीं जीरो फ्रीक्वेंसी पे एक कैपेसिटर ओपन सर्किट जैसा है और इनफाइनाइट फ्रीक्वेंसी पे एक इंडक्टिव रिएक्टेंस ओपन सर्किट जैसा है। तो हमें समझ आ रहा है कि इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस की फ्रीक्वेंसी के साथ वर्किंग डिफरेंट है और यह बात हम जानते हैं कि नेट रिएक्टिव इफेक्ट दोनों का अंतर है। तो जब हम इन कर्व्स को देखते हैं तो ये दोनों मान यहां इस जगह पे मिल जाते हैं और जहां एक्सएल और एक्ससी इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस इक्वल है वही हमारी सीरीज रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है। इस फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी पे आप देखेंगे कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस ज्यादा है और इंडक्टिव रिएक्टेंस कम है, तो जो नेट रिएक्टेंस है वो एक्ससी माइनस एक्सएल होगा और इसकी वैल्यू आप यहां लाल कर्व में देखिएगा, ये इस डिफरेंस के बराबर है जो अभी एक्ससी और एक्सएल में ज्यादा है और जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है आप देखिए ये डिफरेंस लगातार कम होता हुआ इस रेजोनेंस कंडीशन पे जीरो हो गया है। तो आप देखिए कि हमारा जो नेट रिएक्टेंस है वो फ्रीक्वेंसी बढ़ने पर तेजी से घटता है और रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे अनुनादी आवृत्ति पे नेट रिएक्टेंस जीरो हो जाता है। अगर हम फ्रीक्वेंसी को रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से ज्यादा कर देते हैं तो हमने देखा कि एक्सएल एक्ससी से ज्यादा हो जाएगा और अब नेट रिएक्टेंस एक्सएल माइनस एक्ससी इंडक्टिव होगा और आप देखिए दोनों का अंतर, एक्सएल ज्यादा है एक्ससी कम है, अंतर कम है और फ्रीक्वेंसी बढ़ने पे लगातार ये जो डिफरेंस है वो बढ़ रहा है और हमारा नेट रिएक्टेंस का कर्व इस इंडक्टिव रिएक्टेंस की स्ट्रेट लीनियर रिलेशन के साथ एसिम्प्टोटिक होता हुआ दिखता है। और रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के दोनों तरफ आप नेट रिएक्टेंस के कर्व को देखेंगे तो ये एग्जैक्ट सिमेट्रिकल तो नहीं है पर कुछ सिमेट्रिकल दिखता है। अनुनाद के समय एक्सएल और एक्ससी बराबर होने पर नेट रिएक्टेंस जीरो है और सर्किट में जो रेजिस्टेंस है वही इंपीडेंस हो जाएगा और वो सर्किट की मिनिमम इंपीडेंस वैल्यू पे रेजोनेंस की कंडीशन में सर्किट का करंट सबसे ज्यादा होगा और आप देखेंगे कि हमारा जो सर्किट का इंपीडेंस है वो फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पे घटेगा, रेजोनेंस पे सबसे कम आर के बराबर हो जाएगा और उसके बाद वापस बढ़ेगा और ऐसी स्थिति में करंट फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पे डीसी से पहले बढ़ेगा, अनुनाद पे अधिकतम होके फिर वापस घटेगा। करंट का ये फ्रीक्वेंसी के साथ बिहेवियर कैसा है और रेजोनेंस में सेलेक्टिविटी और बैंडविड्थ क्या है, क्वालिटी फैक्टर क्या है, इसे हम अपनी अगली वीडियो में समझते हैं। हमें लगता है कि आज की इंट्रोडक्टरी वीडियो में आपको इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस के रिएक्टिव एनर्जी ट्रांसफर के बारे में समझ बनी होगी और ये क्यों कर एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं और अनुनाद के समय दोनों इक्वल होने पर ये सर्किट किस तरह से शॉर्ट सर्किट जैसा बिहेव करता है और रेजोनेंस पे ये जो कंडीशंस 6 हमने समझी हैं ये अच्छी तरह समझ में आ गई होगी और अगली वीडियो से आपकी विषय समझ और परीक्षा में अच्छे अंक लाने की इच्छा भी पूरी हो जाएगी। आप अच्छा पढ़ें, तरक्की करें। हैव नाइस टाइम, हैप्पी लर्निंग।